हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विनयकांत भल्ला और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो तैयार हो जाओ, अपनी रफ नोटबुक्स निकाल लो क्योंकि आप लोगों को साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। एंड आज मैं पीवाईक्यूज नहीं लाया हूँ। पीवाईक्यूज बताता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करो। मैं थोड़े मिलते जुलते क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस हो सकते हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा एडवांस ने अभी तक नहीं मतलब चेक नहीं किया कि इस टाइप के क्वेश्चंस और बन सकते हैं नहीं बन सकते, तो वो चीजें मैं लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप लोगों का काम यही है कि वही, जैसे मैंने आपको हर बार बोलता हूं, बहुत कम समय होता है हमारे पास आपको बहुत सारी चीजें बताने के लिए। तो उसका एक बेस्ट तरीका क्या होता है, जब तक आप खुद बैठ के सॉल्व नहीं करोगे तब तक चीजें सीख नहीं पाओगे। हो सकता है ये वाले क्वेश्चन कर लो बट आप एक्चुअल चीजें नहीं सीख पाओगे। एंड बिलीव मी, ये वाले क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। एडवांस नए क्वेश्चंस जनरेट करती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोई भी क्वेश्चन किसी के भी नोट से आए। हर बार कुछ नया सोचते हैं, हर बार कुछ नया आता है। हाँ, एक आध क्वेश्चन कभी मैच कर जाता है अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस मैच नहीं करते हैं। इसलिए आपको थिंकिंग डेवलप करनी है, ना कि आंसर्स निकालना सीखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब तक आप लोग खुद से इनफ सोच ना लो कि भाई ये क्वेश्चन में और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, तब तक आप उस क्वेश्चन पे हार नहीं मानोगे। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन तो मैं दूंगा ही दूंगा। स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नाउ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जिसमें आप लोग कई बार फंस जाते हो कि अब इसमें क्या करें। वैसी चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, magnetic induction varies with the distance from the axis as b is equals to cr raised to the power alpha. Find the function of current density in wire with the distance from axis of wire. तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है जो कि सी आर रेस्ट पावर अल्फा से प्रोड्यूस हो रही है। फंक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता है हमारे पास करंट पर यूनिट एरिया इन द वायर विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी है, जैसा कि इसने कहा कि इन द वायर विद डिस्टेंस, तो करंट डेंसिटी जो होगा वो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। एक्स का फंक्शन मान लो, रेडियस का फंक्शन, आर का फंक्शन मान लो, किसी का फंक्शन मान लो, तो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। हमें वही बताना है इस केस में कि वो जो फंक्शन वेरी कर रहा है वो कितना होगा। दैट इज आवर मेन क्वेश्चन। तो देखो क्या करना है अपने को। पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहला काम, एक डायग्राम बनाओ जिसे आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है। मान लो ये हमारे पास वायर का डायग्राम है, लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि एक्सिस से किसी भी डिस्टेंस पर हमारे पास, लेट्स से दिस इज द एक्सिस, एक्सिस से हमारे पास यहां पर कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा और इस करंट की वजह से जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी इज करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, वो हमें बताना है। और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दिया हुआ। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अगर दिया हुआ है, इसका सीधा मतलब है कि मान लो यहां पर, यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पर अगर आप एक इस तरीके से लूप बनाते हो, लूप भी छोड़ो, आप पहले तो बिना लूप के बात करो। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसने दिया हुआ है सी आर रेज टू द पावर अल्फा। उसने मैग्नेटिक फील्ड दिया है और वो करंट डेंसिटी का फंक्शन पूछना चाह रहा है। अब क्योंकि हमें नहीं पता, मतलब हम इतना समझ सकते हैं कि करंट डेंसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, दैट इज वन पार्ट, लेकिन अभी हमें नहीं पता। करंट डेंसिटी हो सकता है डिस्टेंस के साथ वेरी करे, हो सकता है ना करे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग अपना जो जनरल इक्वेशन होती है उसका यूज करेंगे कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू न्यू नॉट इनटू आई एन क्लोज लेंगे। और क्योंकि आर पे वेरी कर रहा है तो किसी भी आर डिस्टेंस के हर पॉइंट पर जो फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी। दैट मीन्स अगर मैं एक लूप बनाता हूं लाइक दिस, बीइंग एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी तो मैं उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ले लूंगा बी, बी डॉट डीएल है ना, तो आपको पता ना बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस जीरो हो जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके से होगी, बी वेक्टर भी इस प्रकार है
और डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो बी डॉट डीएल करोगे, बी डीएल कॉस 0 आ जाएगा, और यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बी डीएल cos ऑफ 0 डिग्री का इंटीग्रेशन फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, और यहां से बी डॉट डीएल हमारे पास आ जाएगा बी इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। के बारे में भी बात कर लेते हैं। कितना करंट इसके अंदर जा रहा है वो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट डेंसिटी इंटू एरिया करना पड़ेगा। करंट डेंसिटी होता है करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं यहां पर आपको एक छोटा सा हिंट दूं कि भैया हमारे पास एक लूप है, करंट डेंसिटी J है, ये वो भी x का फंक्शन है, और x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो आपको यदि करंट चाहिए I, दैट विल बी इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू एरिया का इंटीग्रेशन, क्योंकि करंट डेंसिटी वेरी करे। और एरिया कौन सा लोगे, x डिस्टेंस पर एक dx का एलिमेंट लो, इसमें से आपको करंट चाहिए तो आप करंट डेंसिटी को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा j इंटू 2 पाई एक्स dx का इंटीग्रेशन, ये करंट आएगा। और इस करंट का मैं यूज करूंगा यहां पर। I enclosed इज इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए। जे हमारे पास क्योंकि डिस्टेंस का फंक्शन होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं j एज ए फंक्शन ऑफ x इंटू 2 पाई एक्स dx का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल r, क्योंकि मुझे टोटल करंट चाहिए यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास टोटल इंटीग्रेशन रहेगी। नाउ बी डॉट डीएल की जहां तक बात है, ये हमारे पास डीएल का इंटीग्रेशन है। डीएल का जो इंटीग्रेशन है वो इस प्रकार है कि हम इस लूप पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये जितने भी छोटे छोटे लेंथ है इन सबको इंटीग्रेट करना है हमें, और जब इन सबको इंटीग्रेट करोगे तो आपको इसको टोटल लेंथ 2 पाई आर मिल जाएगी। तो आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, आगे न्यू नॉट 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ जे एक्स इंटू एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू आर, ये हमारे पास आ रहा है। 2 पाई काट दो, और जैसे कि आप देख पा रहे हो b इंटू आर इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, और ये सब फैक्टर लिखा हुआ है। b की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है विच इज सी आर रेज टू द पावर अल्फा, सी आर टू द पावर अल्फा। तो हमारे पास आ जाएगा सी आर की पावर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू न्यू नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर j एज ए फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स डी एक्स। इस इक्वेशन को अगर आप रिवर्स करके j ऑफ x निकाल पाओ तो आपका काम हो जाएगा। इट्स लाइक कि हमारे पास क्या होता है ना कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो, आपको पता है ना, पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो फिर उसको आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। तो आप अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आपको वापस वही वैल्यू दे देगा। तो आप इधर डिफरेंशिएट करोगे, आ जाएगा r प्लस अल्फा c टाइम्स, सॉरी पावर अल्फा प्लस 1 है, c टाइम्स अल्फा प्लस 1 r की पावर अल्फा इज इक्वल्स टू न्यू नॉट इंटू इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आपको वही वैल्यू दे देगा, j ऑफ x इंटू एक्स है तो आ जाएगा अपने पास j ऑफ r इंटू r, और यहां से जब आप j ऑफ r निकालोगे तो ये आ जाएगा c, लिख लो अल्फा प्लस 1 इंटू सी टाइम्स r रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय न्यू नॉट। तो ये आपके पास करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, ये जो रिवर्स मैंने किया है यहां से यहां पर आने में आप इसी को उल्टा भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो हम लोग इसको ऐसे लिखते, हमने एज ए मतलब विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट किया हुआ ना। मान लो आपके पास लिखा हुआ है सी अल्फा प्लस 1 इंटू आर की पावर अल्फा डी आर इज इक्वल्स टू न्यू नॉट इंटू जे ऑफ एक्स डी एक्स, और ये आपकी इनिशियल कंडीशन है जे ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स इंटू एक्स डी एक्स, और आप इसको इंटीग्रेट करते हो। x की वैल्यू मान लो 0 पे, r की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 से r लेके जानी है और ये आपको इंटीग्रेट करना है इन जनरल। आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास r के पावर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 आएगा, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन यही पहुंच जाएगा।
और राइट वाला जो है वो तो वैसे भी इसके बराबर है ही है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करके ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करके बेसिकली ये मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज आपको बताने का रीजन ही यही है कि हमें नहीं पता फिजिक्स में किस टाइप की कैलकुलेशन आ जाए जेईई एडवांस में। हमें अभी भी मतलब बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलती हैं हर बार जेईई एडवांस के पेपर में कुछ ना कुछ एलिमेंट नया वो डाल ही देते हैं, फिजिक्स में तो स्पेशली डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि दीज थिंग्स आर पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। ओके, तो आई होप आप लोगों ने थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाया होगा, ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक तो आप पहुंचे होंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगेन आप लोगों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट वन एंड टू ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर and other end to a constant voltage source V. The distance between the axes of the wire is eta times greater than the cross sectional radius of each wire. At what value of resistance capital R does the resultant force of the interaction between the wires will become zero? Okay, तो क्वेश्चन अच्छा है। आप लोग फिलहाल के लिए बस इतना सोचने की कोशिश करो कि कौन सी फोर्सेस हैं जो कि लग रही होंगी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमारे पास दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस नहीं है, आर कनेक्टेड एट वन एंड टू ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो इट्स लाइक दिस कि हमारे पास एक मान लो वायर इस प्रकार है और दूसरी वायर इसी के पैरेलल हमने रखी हुई है। ये एक एंड रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, कैपिटल आर जो है ये मान लो बैटरी भी है वगैरह। रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कि हमारे पास जो फोर्सेस है इनके बीच की वो जीरो हो जाए, उसको कैसे किया जाए। एक बार क्वेश्चन रीड करें दोबारा से कि अदर एंड ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ द वायर इज ईटा टाइम्स ग्रेटर देन द क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ ईच वायर। हमारे पास जो वायर्स का रेडियस है, लेट्स से कैपिटल आर, स्मॉल आर मतलब, और ये डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ईटा टाइम ज्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो एक्सेस के बीच का डिस्टेंस है वो ईटा टाइम्स ऑफ रेडियस है। तो ईटा आर और ये आर हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखो, अरे एट व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम जीरो। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमारे पास करंट फ्लो होगा यहाँ पर और दो टाइप की फोर्सेस आएंगी। एक फोर्स हमारे पास आएगी कि ये दोनों वायर्स का कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज अ कैपेसिटर। उस कैपेसिटर की वजह से एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे मतलब ऐसे मान लो कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा हुआ है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से एक फोर्स आएगी। दूसरी फोर्स आएगी कि अगर बैटरी से कनेक्टेड है और करंट फ्लो कर रहा है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, आई की वैल्यू वी बाय आर हो जाए, क्योंकि इनका खुद का रेजिस्टेंस जीरो, इकलौता यही रेजिस्टेंस है। इसमें और इसमें सेम करंट होगा क्योंकि एक ही लूप है, और करंट कैरिंग वायर्स, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स अगर रखी जाती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन करंट सेम डायरेक्शन में है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये दो चीजों का यूज करते हुए हमें इसे करना है। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि दे आर एक्टिंग एज अ कैपेसिटर, क्योंकि एक्चुअल में भी हम लोग कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ मिला के जोड़ के सॉल्व मतलब इक्वेशंस बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। आरसी सर्किट जो होता है अपने पास, ये मिलके कैपेसिटर दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ, एक बैटरी है अपने पास। नाउ ये कैपेसिटर चार्ज होगा, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, उनकी वजह से फोर्स होगी। तो आप लोगों का जो दो काम है वो ये है, पहला कैपेसिटर निकालना, उसके बाद ये देखना कि कितना चार्ज आएगा, चार्ज के बाद फोर्स निकालना। तो एक फोर्स आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरी आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, जो कि पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स होती है, न्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई आर। दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर में जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ होती है वो आपको निकालनी है वहां से,
और फिर इक्वेट करना है। तो फिलहाल के लिए तो मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना खुद से, ठीक है। नहीं होता तो वो तो मैं कर ही रहा हूं सॉल्व, उसमें कोई इशू नहीं है, पर आप लोगों को ट्राई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला काम जो होगा वो हमारा होगा कैपेसिटेंस निकालना। और कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं उस पे आते हैं हम लोग। देखो मैं एक बार इसको अलग कर दे रहा हूं, कैपेसिटेंस हम लोग अलग से निकालते हैं, तो ध्यान से देखना क्या होगा। मान लो हमारे पास एक ट्यूब है लाइक दिस, ये हो गई और ये हो गई, ठीक। ये इनका एक्सेस ले लेते हैं हम लोग, ये और ये हमारे पास पॉजिटिव वाली प्लेट मान लेते हैं, नेगेटिव वाली प्लेट मान लेते हैं, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कनेक्ट होगा बाद में होगा, हम लोग अभी इसकी बात करते हैं। जब आप लोग कैपेसिटेंस लिखते हो वो होता है Q डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अगर आप इसको A मान लो और इसको B मान लो तो आपको बेसिकली क्या लिखना है, चार्ज डिवाइडेड बाय V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव को मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB, और VA माइनस VB हमारे पास हो जाता है इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और मैं उसी चीज का यूज करूंगा A टू B E डॉट dr, क्योंकि हम लोग E डॉट dr कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट VA माइनस VB की कोई वैल्यू, अब इसकी कोई वैल्यू थोड़ी होती है VA की, पोटेंशियल कोई वैल्यू नहीं होती, हमें VA माइनस VB निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मान लो यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहां से वो डिस्टेंस हम लोग ये डिस्टेंस d ले लेते हैं, यहां से वो डिस्टेंस d माइनस एक्स है, इसका रेडियस हम लोग r लेके चलते हैं, r और r। इन्होंने अगर ध्यान से देखो, इसने बोला टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। लॉन्ग पैरेलल वायर्स का मतलब क्या होता है ना कि इनकी लेंथ बहुत बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू देयर रेडियस, तो हमें आगे चल के कुछ मतलब असम्पशंस लेनी पड़ेंगी। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ वैल्यूज डी आर लेके चल रहा हूं, ताकि हम लोग एक बार एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बाद में वैल्यूज वगैरह पुट कर देंगे, बाद में देखेंगे। हाँ बस x आ गया, d माइनस एक्स आ गया। इस पॉजिटिव वाले की वजह से जो फील्ड होगी, अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से फील्ड होगी इधर 2k लैम्डा बाय डिस्टेंस x। नेगेटिव वाले की वजह से जो फील्ड होगी वो भी इसी तरफ ही होगी, और उसकी वैल्यू होगी 2k लैम्डा डिवाइड बाय d माइनस एक्स। अब आपको इतना पता है दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा, इस पे प्लस लैम्डा तो इस पे माइनस लैम्डा है, तो 2k लैम्डा डिवाइड बाय d माइनस एक्स हमारे पास हो जाएगा। अब नेट फील्ड इसका सम है, तो मैं वहां पर E डॉट dr का इंटीग्रेशन की वैल्यू सिर्फ निकाल लेता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ A टू B E डॉट dr यानी कि 2k लैम्डा बाय x प्लस 2k लैम्डा बाय d माइनस एक्स इंटू dx, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और आप कहोगे सर डॉट प्रोडक्ट था E डॉट dr, तो वो कॉस एंगल कैसे निकालोगे? एंगल ऐसे निकालोगे, इंटीग्रेशन क्योंकि आप A से B कर रहे हो तो आप A से B तक मूव करोगे, और A से B मूव करने का मतलब है कि जो डिस्टेंस आप मूव कर रहे हो वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, dr इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फील्ड इज ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब डिस्टेंस भी राइट साइड है, dx भी राइट, सॉरी फील्ड भी राइट साइड है, दोनों राइट साइड होने का मतलब है आपके पास उनके बीच का एंगल शून्य आ जाएगा, और एंगल अगर शून्य आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि cos 0 एक्स्ट्रा फैक्टर होगा और वो 1 होता है अपने पास। इसको सॉल्व करना है तो 2k लैम्डा बाहर ले लो, 2k लैम्डा बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा dx ओवर x इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम A टू B। अच्छा A से B जो है, अच्छा ये बाद में लिख, यहां पे लिख देता हूं, यहां आ जाएगा ln ऑफ x प्लस ln ऑफ d माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1, तो मैं यहां पे -1 लगा देता हूं, माइनस साइन लगा देता हूं। अब लिमिट पुट करते हैं, कहां से कहां तक? x स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से विच इज इक्वल टू रेडियस, और खत्म हो रहा है इस पॉइंट पे विच इज इक्वल्स टू d माइनस रेडियस, मतलब d माइनस ये वाला रेडियस। x स्टार्ट इस एक्सिस से हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास r डिस्टेंस पर है, और ये जो पॉइंट है वो हमारे पास d माइनस r डिस्टेंस पर है। तो r से d माइनस r तक इंटीग्रेट करोगे, r से d माइनस r, तो ये क्या आ जाएगा 2k लैम्डा ln ऑफ d माइनस r अपॉन r माइनस ln ऑफ
डी माइनस आर, तो वो हो जाएगा आर अपॉन डी माइनस आर, और इसको उल्टा करोगे डी माइनस आर 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आ जाएगा 4k लैम्डा ln ऑफ डी माइनस आर अपॉन आर। k इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, q डिवाइड बाय l पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ d माइनस आर अपॉन आर। और अगर d बहुत बड़ा है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, d अगर बहुत बड़ा है, इफ d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो इन दैट केस ये हमारे पास हो जाएगा q डिवाइडेड बाय l पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ d बाय r। ठीक है, तो यहां तक मैंने अभी कैपेसिटेंस का आइडिया दिया है। क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच में ईटा r है और रेडियस r है, तो हमारे पास आ जाएगा कि यदि d की वैल्यू ईटा टाइम्स r है, दैट गिव्स अस d बाय r इज इक्वल्स टू ईटा, और हमारे पास a टू b e डॉट डी आर जो इंटीग्रेशन हमने किया है वो बन जाएगा q डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट l ln ऑफ ईटा। सिर्फ और सिर्फ ई डॉट डी आर की वैल्यू निकाल। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था इसमें कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमारे पास होता है चार्ज अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ई टू बी ई डॉट डी आर निकालोगे, ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा और आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय ln ऑफ ईटा। ये कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन थी। अब ये अपने आप में खुद का भी क्वेश्चन होता है कि हमारे पास दो अगर इस तरीके से सिलेंडर्स हैं, इनका कैपेसिटेंस निकालो, दिस इज द कैपेसिटेंस। सेकंड स्टेप इज, अगर आपको कैपेसिटेंस क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि अब चार्ज कितना होगा। दोनों पे जो चार्ज है Q वो हमारे पास CV के बराबर होता है, तो कैपेसिटेंस इंटू V करोगे तो आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू V डिवाइड बाय ln ऑफ ईटा। ये हमारे पास चार्ज आ गया। अगर ये चार्ज इस पे है प्लस माइनस चार्ज, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ वो हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट V डिवाइड बाय ln ऑफ ईटा। एंड लेट्स टॉक अबाउट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज इनटू फील्ड। चार्ज को मैं लिख सकता हूं चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इनटू फील्ड को लिखेंगे 2k लैम्डा डिवाइड बाय डिस्टेंस ईटा टाइम्स r। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड होगी वो होगी 2k लैम्डा बाय ईटा टाइम्स r, इनटू इस पे जो चार्ज है वो चार्ज q से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पे फोर्स आ जाएगी, और जो फोर्स इस पे होगी वही फोर्स इस पे होगी। तो अपने पास 2k लैम्डा बाय ईटा r इंटू चार्ज वाला हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो ये आ गया मेरे पास चार्ज इंटू ये, तो आ जाएगा अपने पास 2k लैम्डा स्क्वायर l डिवाइडेड बाय ईटा टाइम्स r। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हाँ, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है, लैम्डा की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा। दूसरी चीज यहां भी पुट कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2l डिवाइड बाय k को मैं लिख दे रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे ईटा r है, ईटा r इंटू लैम्डा का स्क्वायर, और लैम्डा हमारे पास है पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, सॉरी इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln ऑफ ईटा का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास पाई एप्सिलॉन नॉट से एक पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई हमारे पास पाई एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 2 ईटा आर ln ऑफ ईटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा केस है। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होता है न्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इंटू लेंथ करोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। करंट दोनों में क्योंकि सेम है, न्यू नॉट I स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाय 2 पाई डी।
आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वी बाय आर के बराबर, तो हम लिख सकते हैं न्यू नॉट वी बाय आर का स्क्वायर इंटू 2 पाई, डिस्टेंस इनके बीच में ईटा आर के बराबर है, इंटू एल कर दोगे, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी। और जैसा कि उसने क्वेश्चन में बस इनका रेशियो पूछा है, रेशियो के लिए आप दोनों को डिवाइड कर दो, सॉरी आर की वैल्यू पूछी है ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 करने के दोनों को इक्वेट कर दो, तो एफ नेट 0 गिव्स अस कि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएगी। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है थोड़ा सा लंबा है कि जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हो, क्योंकि पहले हमने कैपेसिटेंस निकाला। इन केस आपको कैपेसिटेंस अगर पता है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट यहीं पे जंप कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सोचो आप पहला स्टेप ही ये ले रहे हो, Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस पता है, V से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली। लैम्डा आपको पता है तो आप यहाँ से फील्ड निकाल सकते हो 2 के लैम्डा बाय आर और लैम्डा इंटू एल, तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज पुट करो एंड आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से न्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई डी होता है, करंट दोनों में सेम है, I की वैल्यू V बाय आर के बराबर है, वैल्यूज डाली, आपके सामने सारी चीजें क्लियर है। यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों को इक्वेट करोगे, R की वैल्यू इन इसको और इसको इक्वेट करोगे, आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां से R स्क्वायर है, कट जाएगा, वो R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दोनों कंसेप्ट लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था एंड आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा खुद से भी ट्राई किया होगा ना। ये क्वेश्चन इजियर साइड का क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन ही है, सोचने वाला काम इसमें ज्यादा नहीं है, सोचने वाला काम जिनमें होगा वो आगे आएंगे। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप लोगों को एक बार रीड करना है, ढंग से देखना है कि क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे करना है, और फिर कैलकुलेट करना है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना इसमें नहीं है। तो आप लोग एक बार ढंग से इसे रीड करो, मैं खुद से भी रीड करूंगा अभी, आप लोग एक बार से ढंग से रीड करो, सॉल्व करके देखो रफ में कि क्या आप लोग ये वाली कैलकुलेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट वायर प्लेस्ड अलोंग z एक्सिस, तो ये अगर x है, इफ दिस इज x दिस इज y, तो बाहर की ओर z है, तो ये जो डॉट दिखाया हुआ है ये वायर है। एक कंडक्ट, इसमें करंट I1 है, ये जो बाहर की ओर निकल रहा है इसमें करंट I1 है। कंडक्टिंग रॉड PQ, PQ एक कंडक्टिंग रॉड है, प्लेस्ड इन XY प्लेन पैरेलल टू Y एक्सिस, Y एक्सिस के पैरेलल में है और XY प्लेन में है। हैज करंट I2 इन पॉजिटिव Y डायरेक्शन, ऊपर की ओर करंट I2 जा रहा है। द एंड्स ऑफ द रॉड subtend angles 30 degree and 60 degree at the origin with positive x direction as shown in the figure, वो 30-60 हमको दिख रहा है। The rod is at a distance a from the origin, find the net force on the rod, ये हमारे पास a है, हमें नेट फोर्स निकालनी है। तो ये काइंड ऑफ उन क्वेश्चंस में से आ जाता है जो कि आप लोग मतलब ज्यादा मेहनत वाले नहीं है, बस डायरेक्शंस वगैरह देखना बहुत जरूरी है। तो एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस a ही रखते हैं और फोर्स निकालते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं, इसी में कर लेता हूं। बाहर की ओर अगर करंट है, जैसे पॉजिटिव z डायरेक्शन में हमारे पास करंट जा रहा है, बाहर की ओर करंट है, फिंगर कर्ल करोगे तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो अगर आप इस पे कोई भी एलिमेंट लेते हो, लेट्स से मैं y डिस्टेंस पर कोई छोटा सा एलिमेंट लेता हूं dy का, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू लाइक दिस, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है अपने पास तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड बी। करंट किस तरफ है, ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अल्फा एंगल बना रही है। तो इस dy छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स होगी, फोर्स हमारे पास ILB के बराबर होता है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स DF दैट विल बी इक्वल टू I2 इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, और B की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, I2 dy, B हो जाएगा हमारे पास न्यू नॉट I डिवाइड बाय में 2 पाई इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये बेस A है, परपेंडिकुलर Y है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, तो रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस में Y स्क्वायर ये आ जाएगा। और इसी के लिए ये हमारे पास स्मॉल फोर्स आई है DF। अब देखो दो चीजें होती हैं, या तो आप अल्फा की टर्म्स में इंटीग्रेट कर लो -62 + 30, या फिर y की टर्म में कर लो, आपकी इच्छा है। मैं एक बार
वाई की टर्म में कर देता हूं, आप लोग अल्फा की टर्म में कर लेना, करना जरूर क्योंकि प्रैक्टिस मैटर्स। ठीक है, बचा क्या आपको इंटीग्रेट करना सिर्फ। लेकिन एक छोटी सी चीज और देखो, फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि उसके बिना आप लोग गड़बड़ कर दोगे। आई डी एल क्रॉस बी हमारे पास फॉर्मूला होता है, आई ऊपर है बी इस तरफ है, आई क्रॉस बी करोगे तो बाहर की ओर आएगा, और बी चाहे कैसा भी हो, आई क्रॉस बी करोगे इधर इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। तो यहां पर जब आई डी एल क्रॉस बी कर रहे हो बाहर की ओर आ रहा है, तो फोर्स बाहर की ओर होने का मतलब है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इधर अंदर की ओर होगी इधर बाहर की ओर होगी, लेकिन अंदर की ओर जो भी होगी वो तो वाई भी नेगेटिव हो जाएगा ना, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। हमें ये देखना है कि आई डी एल क्रॉस बी वाला फैक्टर कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। अगर बाहर की ओर आ रहा है उसका कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, तो आपके पास अब कुछ खास बचा नहीं है। जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, हमें फोर्स का अगेन कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो यहां से न्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाय 2 पाई बाहर ले लो, dy ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें करना है, dy ओवर रूट ऑफ, हाँ इसका इंटीग्रेशन करना है, और y की वैल्यू हमें करनी है कहां से कहां तक, y कहां से स्टार्ट हो रहा है, y विल स्टार्ट फ्रॉम, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां पर जो वैल्यू होगी वो होगी a tan ऑफ 60 डिग्री विच इज a रूट 3, और ये हो जाएगा a tan ऑफ 30 डिग्री विच इज a बाय रूट 3, तो माइनस का a रूट 3 से प्लस का a बाय रूट 3, माइनस का a रूट 3 से प्लस का a बाय रूट 3। नाउ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही dy ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, या तो आप इसको यहीं पे डायरेक्ट कर लो, मतलब आप फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इन केस, मतलब y को a tan थीटा रख के डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन में आप पे छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स में इंटीग्रेशन आपको करा चुका हूँ, इंटीग्रेशन में आप पे छोड़ रहा हूँ, बस करने का तरीका ये है, आपको डायरेक्शन सोचनी पड़ेगी, और क्योंकि आप माइनस ए बाय रूट 3 ले रहे हो तो वो जो प्लस डायरेक्शन वाली चीजें हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या आप लोग ये वाली चीजें समझ पाते हो कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर होती है तो वहां पर किसी एंगल पर होगी, वो अगर एंगल पर होगी तो आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल बी साइन अल्फा, अच्छा साइन अल्फा वाला फैक्टर मैं छोड़ रहा हूं क्या, आई डी एल बी साइन अल्फा, हाँ एक साइन अल्फा वाला फैक्टर हो रहता है, तो साइन अल्फा की वैल्यू भी रख दो, साइन अल्फा कितना हो जाएगा y डिवाइड बाय रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दिस विल बी y डिवाइड बाय रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब साइन अल्फा वाला फैक्टर आएगा था, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे एक y आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब तो और भी आसान हो गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे है, ऊपर वाई डी वाई है, तो इसको नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो इट इज बेसिकली ln ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, नहीं ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप t लिखोगे तो 2y dy dt हो जाएगा, है ना, इट्स लाइक दिस कि लेट्स से t इज इक्वल्स टू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, टी स्क्वायर को ही ले लो, तो 2t dt हमारे पास हो जाएगा 2y dy, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो y dy को आप dt लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy को आप लिख दो t dt डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप लिख दो टी स्क्वायर, तो आ जाएगा dt ओवर t का इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा ln ऑफ t, और इसको आप लिख सकते हो ln ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आप वैल्यूज पुट कर देना, सिंपल इंटीग्रेशन यार, ये तो बहुत बार कर चुके होगे, मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है, सही बताऊं तो आप कैसे भी पुट कर सकते हो, आप मतलब आप लोगों ने तो इंटीग्रेशन 12th में पढ़ भी ली है पूरी की पूरी, तो ये सारी चीजें आप कैसे पुट कर लेना, बस एक साइन अल्फा वाला फैक्टर आएगा था, तो आई डी एल क्रॉस बी में आई डी एल बी साइन अल्फा वाला फैक्टर और हम लिख दिया, तो बस टोटल फोर्स आ गई, फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर थी तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं लेना पड़ा और ये वैल्यूज पुट कर दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन देखो मैं फिर वही कहूंगा कि खुद से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप
खुद से सॉल्व करते हो तभी आपको नई नई चीज़ समझ में आती है दिमाग में न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। तो पता है अगर तुम मेंटल एक्सरसाइज जो होती हैं जैसे पजल सॉल्व करना या फिर क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करते हैं तो और भी टफ होते हैं, लेकिन पजल सॉल्व करने में जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज सोचनी पड़ती है ना, जैसे मान लो मैंने आपको पजल दी, आप लोग बहुत सारी चीज़ें सोचोगे उसके लिए कि यार ऐसा करके देखे नहीं, वैसा करके देखे नहीं, वैसा करके देखे नहीं। उन चीज़ों से एक्चुअल में दिमाग में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ने के चांसेस मतलब बढ़ सकते हैं, और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स उतना ज़्यादा सोचने की क्षमता है ना। अब तुम लोग इतना सोच चुके हो कि तुम्हारे दिमाग में तो 2-4 न्यूरॉन्स ही बचे, ज़्यादा तो बचे हैं नहीं। तो क्वेश्चंस को कोशिश करो खुद से सोचने की एटलीस्ट, क्योंकि वहां जाके तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना। नए क्वेश्चन जब सामने आते हैं तो क्या कर सकते हैं वो कब करोगे, वो कब सीखोगे, ये भी टाइम है जो बता रहा हूँ। कोशिश करो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सब यहीं पे ही सोचना पड़ेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज कर लो बेशक, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन says from the surface of a round wire of radius a carrying a direct current I, an electron is projected with velocity v naught perpendicular to the surface along radial direction। एक सर्कुलर वायर है, रेडियस इसका a दिया हुआ है, रेडियस a है, v नॉट वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन को राइट साइड में फेंका गया, ऐसा नहीं है राइट साइड में फेंका गया, रेडियली आउटवर्ड, जैसे अगर ये वायर है तो इस तरीके से बाहर की ओर फेंका गया। इसने क्या है, फाइंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर बिफोर इट टर्न्स बैक ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय द करंट फ्लोइंग इन द वायर। तो जो भी करंट फ्लो कर रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो फोर्स लगती है, उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जैसे ही मूव करेगा तो मैक्सिमम कितना वायर से दूर जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये अपना मेन क्वेश्चन है। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे ना कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं, एटलीस्ट कुछ किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मूव करने के बाद फोर्सेस कैसे लगेंगी, इक्वेशंस कैसी बनेगी, सॉल्व करो ना करो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, कैसे कैसा क्या क्या हो रहा है, अगर आप उतना भी सोच लेते हो ना तब भी आपका काम हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट पता चल जाए ना क्या करना है। इतना ट्राई करो एक बार, मतलब क्वेश्चन आपके सामने है, खुद से रीड करो 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि आपको पता चले क्या क्या ऑप्शंस आप मतलब क्या क्या और सोच सकते हो, ठीक है। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट सेज कि वायर है, इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है, तो ये वायर ले लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्वेश्चन को सॉरी इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ी फेंक देंगे, तुम लोग तो फेंक भी देते होगे ना। ये हमारे पास रेडियस a के बराबर है। करंट अगर ऊपर की ओर जा रहा है लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में अगर हम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में अंदर की ओर होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आपने जब छोड़ा, यहां पे इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आपने छोड़ा इस तरफ स्पीड v नॉट से, अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में इधर v क्रॉस b ऊपर की ओर होगा और बीइंग इलेक्ट्रॉन ये नीचे की ओर जाएगा, फोर्स नीचे की ओर लगेगी, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो कुछ इस प्रकार नीचे की ओर लगेगी, फोर्स F, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा, और किसी भी गिवन समय पर अगर आप इसकी स्पीड की बात करो, लेट्स से v नॉट, स्पीड इसकी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं करती है, वर्क डन जीरो होने की वजह से, इन केसेस में वर्क डन जीरो होने की वजह से कभी भी स्पीड चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड चेंज नहीं होती है। नाउ आपको जो x और y दिखाया हुआ है, इन्होंने कहा डिस्टेंस फ्रॉम द, अच्छा इससे डिस्टेंस बोला ना, तो हम डायरेक्शन चेंज कर, डायरेक्शन अपनी तरफ से मान लेते हैं कि मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आपके पास ये और ये किसी इंस्टेंट पर ये x एक्सिस से मान लो अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। अब
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, V क्रॉस भी उधर होता, लेकिन उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F, और इस F की वैल्यू जो होगी वो होगी Q V नॉट इंटू मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर। और B क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस होता है, तो अगर ये x डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q V नॉट, B इज न्यू नॉट I डिवाइड बाय में 2 पाई x के बराबर हो जाएगा। दिस विल बी द फोर्स। ठीक है, इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स और वेलोसिटी, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। तो एक बार हम लोग फोर्स का जो x कंपोनेंट है उसकी बात करते हैं। फोर्स का जो x कंपोनेंट है, मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, इज नेगेटिव ऑफ इसका cos अल्फा वाला कंपोनेंट, यानी कि q v नॉट b cos ऑफ अल्फा। और अगर आप y डायरेक्शन की फोर्स की बात करो, m इंटू ए वाई, वो हो जाएगा y डायरेक्शन की फोर्स भी नीचे की ओर और cos अल्फा वाला फंक्शन है, माइनस का q v नॉट b, सॉरी x वाला cos अल्फा, साइन अल्फा था, ये साइन अल्फा हो गया और ये cos अल्फा हो गया। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और व्हाट इज v नॉट cos अल्फा? v नॉट cos अल्फा इज vx। तो अगर मैं यहीं पर इसको लिखना चाहूं, माइनस का q b इंटू वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा, और वी नॉट कॉस अल्फा जैसे कि आपको दिख रहा है इस डायरेक्शन में हमारे पास जो वी एक्स की वैल्यू होगी वो वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगी। तो वी एक्स को आप इसको लिख सकते हो माइनस क्यू बी इंटू वी एक्स। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं इस तरीके से लिखने के, m इंटू ए वाई इज इक्वल टू दिस। और सिमिलरली आप ऊपर वाली इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते थे कि m इंटू ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस क्यू वी नॉट बी, अच्छा वी नॉट साइन अल्फा, इसको बी को ऐसे रखो, साइन अल्फा, वी साइन अल्फा हमारे पास वी वाई हो जाएगा, तो आ जाएगा वी वाई, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा एक बार नेगेटिव साइन वाली चीज हम देख लेते हैं कि फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी तो हमारे पास वो डी एक्सेलरेट करेगी, और जिसमें पैरेलल होगी वो हमारे पास एक्सेलरेट करेगी। तो इट्स लाइक कि y डायरेक्शन की जो फोर्स है वो हमारे पास उसको एक्सेलरेट कर रही है, और x डायरेक्शन की फोर्स डी एक्सेलरेट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आएगा, एक ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक, अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज लेके चलोगे तब भी आपका काम हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन इज कि अब इसको कैसे किया जाए। तो आप एक काम करो, आप ऊपर वाले पोर्शन पर आओ, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एम ए एक्स इज इक्वल्स टू, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, एम ए एक्स इज इक्वल्स टू क्यू बी वी वाई लिखा हुआ है हमारे पास। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज न्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई एक्स इंटू वी वाई लिखा हुआ है डी वाई बाई डी टी, वी वाई रहने देते हैं इसको। ठीक है, डी वाई बाई डी टी, हमारे को तो x की वैल्यू चाहिए ना, डी एक्स बाई डी टी नहीं, हमको x की वैल्यू चाहिए, हमें इस पे आना पड़ेगा। उससे y की टर्म में इक्वेशन आ रही है, हमें x की टर्म में चाहिए, तो हम इस पे आते हैं। इस पे आओ, इसको बार हटा देता हूँ। कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मास इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू q इंटू बी इंटू वी एक्स। q इंटू बी इज न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई x इंटू वी एक्स, वी एक्स इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। अब ये डी टी और डी टी कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m इंटू डी वी वाई इज इक्वल टू न्यू नॉट आई इंटू क्यू डिवाइड बाय में 2 पाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स। और इसको आप इंटीग्रेट करोगे, आपको क्या मिलेगा कि भैया देखो, x की वैल्यू जब रेडियस के बराबर थी, और रेडियस उसने a बोला है, x की वैल्यू जब रेडियस के बराबर थी तब y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? सारी की सारी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो 0 थी।
एक्स की वैल्यू जब मान लेते हैं हम लोग मैक्सिमम ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगी, तब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में अब क्या होगा ना कि जिस इंस्टेंट पे ये मैक्सिमम दूरी पर होगा तब ये नीचे की ओर जा रहा होगा विद स्पीड वी नॉट, तब उसकी जो स्पीड होगी वो माइनस के वी नॉट के बराबर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यहां पर उसकी स्पीड माइनस का वी नॉट हो जाएगी। स्पीड की बात करते हैं, वी नॉट मान लेते हैं, ये वी नॉट हो जाएगी। तो आ जाएगा m, ये आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट आई क्यू डिवाइड बाई 2 पाई, ये आ जाएगा ln ऑफ एक्स मैक्स डिवाइड बाई ए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास a टाइम्स ई रेज टू द पावर 2 पाई m वी नॉट डिवाइड बाय न्यू नॉट आई, चार्ज हमारे पास e के बराबर है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब मैं जैसे मैंने जब ये वाली इक्वेशन लिखी m इंटू एक्स इज माइनस क्यू बी इंटू वी वाई, मैंने देखा वी वाई को अगर मैं डी वाई बाई डी टी लेता हूँ तो वहां तो y की टर्म आ जाएगी ना, और y थोड़ा निकालना है हमें, तो x डिस्टेंस निकालना, मैक्सिमम कितना दूर होगा वायर से। तो वायर से जो दूरी होगी वो मैंने यहाँ पे निकाली है। उसके लिए मैंने देखा कि जब मैं ये यूज कर रहा हूँ इक्वेशन एम ए वाई इज इक्वल्स टू क्यू बी इंटू वी एक्स, तब मेरे पास x की टर्म आ रही है, तो अब मैं x को सॉल्व कर सकता हूँ। y को सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है हमारे पास वहां पे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स मैक्स के लिए, सारी की सारी चीजें आपके सामने है। तो इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आई सभी को? एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके दोबारा स्टेटमेंट को देखते हुए एक बार खुद से ट्राई करो, और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वैल्यू निकालनी है, स्पीड की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्शन कहाँ जाएगी, स्पीड कितनी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी इस केस में, फोर्स कितनी लगेगी, और ये सब चीजें आपको देखते हुए सॉल्व करना है। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब आप लोग ये क्वेश्चन कर लो तब आप अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करोगे। अगला क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप का है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज इसमें और आ जाती है, पर है ये सिमिलर टाइप का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे स्मॉल हॉल ऑफ, बॉल होगा, हॉल नहीं होगा भाई, गेंद को फेंक रहे हैं। A small ball of mass 0.003 gram carrying a charge of 0.5 × 10 minus 5 coulomb is dropped in a uniform horizontal magnetic field of 0.4 Tesla. Find the depth of the deepest point of its path. Find its speed at that point. तो क्वेश्चन सिमिलर है बट फिर भी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर मतलब ऐसे रिलीज कर रहे हैं और उसके इसमें ग्रेविटी यूज हो रही है, तो ग्रेविटी का भी थोड़ा सा काम आएगा। वो क्या होगा वो हमें अब समझना है। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन किया है तो इस क्वेश्चन में आई विल सजेस्ट डायग्राम बनाओ, देखो कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको अपने हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लेनी है। आपको डायग्राम आसान बनाने के लिए कैसी मैग्नेटिक फील्ड लेनी है वो आप पे है। मैं अभी बताऊंगा कि मैं क्या क्या सोच के बनाऊंगा डायग्राम, बट आप लोगों को अपने हिसाब से बनाना चाहिए डायग्राम, क्योंकि पेपर में तो आप भी बनाओगे ना। डायग्राम बनाओ, फोर्स देखो भैया, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, स्पीड इस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो कंपोनेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, एक्स का कंपोनेंट कैसा होगा, वाई का कंपोनेंट कैसा होगा, फिर वही उन पे इक्वेशन बनाओ, उनके बीच में रिलेशन निकालो एंड देन उसे सॉल्व करो। ठीक है, तो अगेन स्मॉल बॉल ऑफ मास m, चार्ज q, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ x एक्सिस इस तरीके से है, y एक्सिस इस तरीके से है। बॉल हम लोग यहां से रिलीज करेंगे, और जब आप बॉल रिलीज करोगे, जस्ट बॉल को रिलीज कर रहे हो, तो बताओ क्या होगा, बॉल नीचे की ओर जाएगी, है ना, वेट तो नीचे की ओर लगेगा, वेलोसिटी नीचे की ओर होगी। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड मानने का फायदा क्या है कि अगर वेलोसिटी इधर है, बी अंदर की ओर है, वी क्रॉस बी, फोर्स हमारे पास राइट साइड में लगेगी, यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। इट विल हैव सम स्पीड v, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, v क्रॉस b, फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में हो जाएगी f। और अब पॉजिटिव नेगेटिव साइन को छोड़ते हुए अगर मैं ये एंगल अल्फा ले लूं, तो बताओ फोर्स की वैल्यू क्या है, QVB हो जाएगी, एंड B बीइंग कांस्टेंट, तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी
वो हो जाएगी क्यू वी बी। बट v की वैल्यू क्या होगी वो हमें सोचना पड़ेगा। v की वैल्यू का अगर आप ध्यान से सोचो कि यहां पे दो टाइप की फोर्सेस वर्क कर रही हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रही है और एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है, सॉरी मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है QVB ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की है, जैसे इसमें mg का फैक्टर अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। mg का जो फैक्टर आएगा वो हमारे पास कुछ इस प्रकार नीचे की ओर mg भी आएगा। अब इनमें से कौन सी फोर्स वर्क कर रही है एक्चुअल में, तो हमें पता है mg वर्क करेगी क्योंकि नीचे की ओर फोर्स है, नीचे को डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये फोर्स वर्क नहीं कर सकती क्योंकि ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगती है। तो नेट वर्क डन अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा mg इंटू एच इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो v की वैल्यू आ जाएगी 2gh का स्क्वायर रूट। तो इस समय पर जो स्पीड है वो रूट ऑफ 2gh है, वेयर h इज द डेप्थ, ये हमारे पास h के बराबर है। ठीक, नाउ f की वैल्यू हमारे पास QVB है, v हमारे पास h के साथ चेंज हो रहा है, q और b कांस्टेंट है। अब अगर आप fx लिखना चाहो विच इज f, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, f साइन अल्फा, f साइन अल्फा। fx अगर आप लिखना चाहो f का x कंपोनेंट वो है f साइन अल्फा, और f साइन अल्फा की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास q b v साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा fx। v साइन अल्फा, v का जो साइन अल्फा वाला कंपोनेंट होगा वो हमारे पास vy के बराबर होगा, तो fx हमारे पास आ जाएगा q b vy। ठीक है, सिमिलर टाइप की क्वेश्चन जैसे पहले हमने किया था, fx को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, m इंटू ax लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशियल फॉर्म में लेकर आऊं तो मास को हम m रखेंगे, ax हो जाएगा हमारे पास dvx बाई dt, q को हम एज इट रखते हैं, b हमारे पास b रहेगा, और जो vy की बात है उसको मैं dvy बाई dt लिख सकता हूं, सॉरी dy बाई dt लिख सकता हूं, ये आ जाएगा अपने पास। तो dt कैंसिल कर देते हैं और ये आ जाएगा m इंटू dvx इज इक्वल्स टू क्यू बी dy। लेट्स इंटीग्रेट। y की वैल्यू जब 0 थी, x डायरेक्शन में स्पीड थी ही नहीं, y की वैल्यू मतलब जब ये ओरिजिन पे था x डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं थी, y की वैल्यू जब हमारे पास h मैक्स हो जाएगी, मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा उसका, तब x डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी। x डायरेक्शन की जो स्पीड की बात है, h मैक्स को मैं कैपिटल H लिया, यहाँ पे मैंने स्मॉल h लिया है, h मैक्स को मैं कैपिटल H ले लेता हूं, ये हटा देते हैं एक बार, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हमारे पास जो मैक्सिमम डेप्थ है ना h मैक्स, वो मैं कैपिटल H ले रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये कैपिटल H पर होगा दैट मीन्स कि जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जाएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा ना कि जितनी भी स्पीड होगी वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इस तरीके से जा रहा है। और इसने ये तो पूछा ना कि y में मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा, y में मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा, वो x से हमारे पास जो मैक्सिमम डेप्थ होगी दैट इज कैपिटल H। अब उस समय पर ध्यान सुनना, एट y इज इक्वल्स टू h max विच इज इक्वल्स टू कैपिटल H, मैं कह सकता हूं कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारे पास टोटल वेलोसिटी होगी, और टोटल वेलोसिटी हमारे पास रूट ऑफ 2g इंटू हाइट होता है और वो रूट ऑफ 2gh हो जाएगा। तो यहां पर मैं स्पीड की जो बात करूंगा मैं बोल सकता हूं रूट ऑफ 2gh के बराबर होगा, हाँ या ना। ये लिखने का मतलब ये है कि जितनी भी वेलोसिटी है वो x के अलोंग है, y के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है। ये सिंपल ये समझा दे रहा है आपको। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आ जाएगा m इंटू रूट ऑफ 2gh इज इक्वल्स टू क्यू बी इंटू एच। तो रूट एच से रूट एच काट दोगे तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू रूट ऑफ 2g इज इक्वल्स टू क्यू बी इंटू रूट ऑफ एच। तो यहां से जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास h इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर g डिवाइडेड बाय क्यू बी।
ये आपके पास हाइट आ गई, समझ लो, ये आपके पास हाइट आ गई। तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें दोबारा क्लियर हो जाए, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन अगर आपने ढंग से किया है तो ये क्वेश्चन का बेसिक तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये चीज आप लगा पाए या नहीं लगा पाए और इसका यूज कर पाए या नहीं कर पाए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिमिट्स कैसे ली है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात तो आई गेस आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें मैग्नेटिक फोर्स का कोई वर्क डन नहीं होगा। तो mgh को मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से v की वैल्यू आ गई √2gh, पहला पॉइंट। दूसरा, फोर्स अगर QVB के बराबर है, इफ फोर्स इज इक्वल्स टू QVB, ये स्पीड v है, b है, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है। इस फोर्स का मैंने x कंपोनेंट लिया, x कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी QVB साइन ऑफ अल्फा। v साइन अल्फा मुझे दिख रहा है, v का जो साइन अल्फा वाला कंपोनेंट है वो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो मैंने vy लिख दिया और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद बस मैंने ax को dvx/dt लिखा, vy को dy/dt लिखा, dt काट दिया, इंटीग्रेशन आ गई। अब बात आती थी हमारे पास लिमिट्स की। लिमिट्स एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जिस इंस्टेंट पे ये मैक्सिमम डेप्थ पर होगा एच पे, उस समय पर उसकी जो स्पीड होगी ना वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में होगी, वी एक्स, और वही इसकी नेट स्पीड होगी क्योंकि वी वाई जीरो है। वी वाई जीरो होने की वजह से सारी की सारी स्पीड एक्स में है। वो स्पीड हमारे पास, क्योंकि ये एच डेप्थ नीचे आया है, √2gh के बराबर होगी। तो जब हमारे पास y की वैल्यू h के बराबर थी तब x डायरेक्शन की स्पीड √2gh थी। यही हमने लिमिट्स में पुट किया। y जीरो पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो थी कि स्टार्टिंग में रेस्ट पे था। जब y h डेप्थ नीचे आ गया तब स्पीड √2gh के बराबर हुई और ये हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे की है, इसका हमने लिमिट्स पुट किया है। तो आई होप आप लोगों को अब लिमिट्स भी क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि लिमिट्स समझना जरूरी है कि कौन सी लिमिट क्या जा रही है क्या नहीं जा रही है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है खुद से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। बिना लिमिट्स का आप लोग, अगर आप लिमिट से नहीं सोच पाते तो आप लोग शायद कभी फॉर्मूला मतलब इक्वेशन पे पहुंच ही नहीं पाते इस पे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एंड आई होप आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि ये है तो सिंपल क्वेश्चन ही, बट मैं नहीं चाहता था कि ये कंसेप्ट बिना किए आप चले जाओ, क्योंकि है सिंपल सा ही, चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होगी ये निकालना होता है और कुछ नहीं होता। चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इजीली निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बस उसके बारे में बात करना है। तो देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एंड फिर से आई विल सजेस्ट कि एक बार खुद से तो देख ही लो, ज्यादा बढ़िया है, खुद से देख लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। कि टू प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर विद एन इक्वल वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास दो प्रोटॉन हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहे हैं और उनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर सेकेंड है। फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस ऑफ द प्रोटॉन्स। तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक इंटरेक्शन, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन जो होगी उसके बारे में बात करना है। ध्यान समझो, अगर आपके पास कोई वायर होती है, उसमें आप कोई छोटा सा एलिमेंट डीएल लेते हो, इसमें करंट आई जा रहा है और इस डीएल से अगर आप आर वेक्टर डिस्टेंस पर, ये थीटा एंगल है, किसी पी पॉइंट पर फील्ड लिखना चाहते हो, आप उस पॉइंट पर जो फील्ड लिखते हो डीबी वेक्टर, वो आ जाता है μ0/4 आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में क्योंकि एंगल थीटा है तो डीएल क्रॉस आर विल बी डीएल आर साइन थीटा। तो ये आ जाएगा μ0/4 इनटू आई को एज इट इज रखो, ये आ जाएगा डीएल आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। तो एक आर से स्क्वायर आ जाता है, तो ये आ जाता है μ0/4 इंटू आई डीएल बाय आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा।
ये dB है, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी लाइक दिस, और क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन आप देख सकते हो। अब इसको ऐसे देखो कि ये वाला चार्ज आता कहां से है, ये ये करंट कहां से आता है, ये करंट आता है चार्ज के फ्लो होने से, है ना। तो इस छोटे से डीएल वेक्टर में जो चार्ज फ्लो होके गया कोई छोटे से टाइम dt में, तो अगर dt टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गया है, तो मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन था t इज इक्वल्स टू 0 पर, और वो यहां पर पहुंच गया t इज इक्वल्स टू dt पर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, मतलब करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा होगा, आप एडजस्ट कर लो, प्रोटॉन मान लेते हैं एक बार मूव कर रहा है। न्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड, न्यू नॉट बाय 4 पाई करंट हमारे पास हो जाएगा चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो E बाई डी टी इंटू डीएल हमारे पास है, साइन थीटा हमारे पास है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है डीएल बाई डी टी, इट इज कि इलेक्ट्रॉन ने डीएल डिस्टेंस dt टाइम में अगर ट्रेवल किया तो वो उसकी स्पीड आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा न्यू नॉट बाय 4 पाई ई वी साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए आप v क्रॉस b वाली डायरेक्शन ले सकते हो, जैसे सॉरी v क्रॉस dl क्रॉस r है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब करंट फ्लो होगा और r वेक्टर होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट, वहीं से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो आ जाएगा अपने पास न्यू नॉट बाय 4 पाई ई वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, दो प्रोटॉन है, दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं v स्पीड से, हमें दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो निकालना है। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है, उसको तो भूल जाओ, हम इस पे आते हैं। इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो dB की वैल्यू कैसे होगी, v क्रॉस r करोगे अंदर की ओर, तो क्रॉस डायरेक्शन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी न्यू नॉट बाय 4 पाई ई इंटू वी बाय आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 हमारे पास 1 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और अगर एक चार्ज पार्टिकल v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उस पर फोर्स लगती है q v क्रॉस b, v क्रॉस b वाली फोर्स उस पर लेफ्ट साइड में लगेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी उस पर वो लगेगी q v b के बराबर। एंगल सारे 90 डिग्री है, तो E इंटू वी इंटू मैग्नेटिक फील्ड न्यू नॉट ई वी डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इनको डिवाइड कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा अपने पास न्यू नॉट ई स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसमें क्या हो रहा है, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जा रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट जा रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता है, और ये रेशो आ जाएगा न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। व्हाट इज न्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं इस तरीके से फोर्स लगती है। अगर कोई एंगल 90 डिग्री के अलावा अगर कोई एंगल थीटा होता तो आप उस केस में मैग्नेटिक फील्ड में थीटा लेते, फिर क्यू वी क्रॉस बी में एक बार चेक करते कि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर वी के ऊपर की ओर है, तो क्यू वी क्रॉस बी में आता, मतलब आपके पास एक साइन थीटा वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता, तो उस केस में साइन थीटा आ जाता, बट 90 डिग्री है तो वी क्रॉस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। और क्योंकि v की वैल्यू 300 मीटर पर सेकंड 300 किलोमीटर पर सेकंड दी थी ना, हाँ 300 किलोमीटर पर सेकंड दी है, और c की वैल्यू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो 300 बटे 3 लाख का होल स्क्वायर यानी कि 1/1000 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1/1000 का होल स्क्वायर 10⁻⁻⁶ का फैक्टर बन जाएगा, तो दिस वैल्यू विल बी 10⁻�6। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने कितनी छोटी सी है, ठीक है। और उसका रीजन सीधा सीधा न्यू नॉट की वैल्यू है, न्यू नॉट की वैल्यू 10⁻⁷ का फैक्टर आता है,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 10⁹ का फैक्टर आता है, तो वो इतना इस फैक्टर की वजह से काफी वैल्यूज कम हो जाती हैं। ठीक है, ओके, तो ये अपने पास क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने पहले किया है, नहीं भी किया है तो आपको मैंने तरीका बता दिया क्या क्या सोचना है, कैसे करना है। आई विल स्टिल सजेस्ट कि खुद से एक बार जरूर ट्राई किया करो, बिना खुद से ट्राई किए काम नहीं चलता इन क्वेश्चंस में। खुद से ट्राई करोगे तो एटलीस्ट पेपर में अगर कुछ आया इस प्रकार का तो याद रहेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार, आरएल सर्किट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर शोज सर्किट आर एंड एल इन पैरेलल। ना इसमें इंडक्टर आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ईएमआई का फैक्टर आ गया, या फिर एक काम, हाँ चलो कर ही लेते हैं। फिगर शोज द सर्किट विद आर एंड एल पैरेलल अक्रॉस अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट आईजी, डिटरमाइन द करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ एस इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू 0। टी बराबर 0 पर हमने इसको क्लोज किया है, हमें बताना है कि यहाँ पर जो करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। ठीक है, वैसे ईएमआई में आपको और पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा हम लोग भी सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लेते हैं टोटल करंट विल रिमेन आईजी, जैसा कि इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ करंट है। सोर्स ऑफ करंट का मतलब वो करंट इतना देगा ही देगा, चाहे सर्किट कैसा भी हो। जब आप इसको स्विच क्लोज कर दोगे तब करंट फ्लो होगा, टोटल करंट विल बी इक्वल टू आईजी, यानी कि आई वन प्लस आई टू विल बी इक्वल टू आईजी। ठीक है, दूसरी चीज, जब ऐसा होगा हमारे पास आर और एल पैरेलल में है, आर और एल अगर पैरेलल में है तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल की वैल्यू सेम रहेगी। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I1 R के बराबर, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा L di2/dt के बराबर। ठीक, नाउ मैंने आपको बेसिकली एक हिंट दे दिया है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे की चीजें एक बार हम लोग देखते हैं। इसके आगे क्या हो रहा है, I1 R इज इक्वल टू L di2/dt, क्योंकि हमें करंट थ्रू द इंडक्टर बताना है, इंडक्टर का करंट I2 है। एक काम करते हैं, इस पूरी टर्म को I2 में ले आते हैं। I1 को क्या मैं लिख सकता हूं, IG माइनस I2 इंटू R इज इक्वल्स टू L टाइम्स di2/dt। नाउ एज यू कैन सी कि सिंपल सी एक इक्वेशन बन चुकी है, आप लोग बहुत आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, और एफर्ट वाली नहीं है, सिंपल सा ही है ना। तो फर्क क्या आता है ना कि क्या आप ये चीजें लिखते हो, याद रखते हो, और क्या आप इसके आगे सॉल्व करते हो, नहीं करते हो। क्योंकि मैंने काफी बार देखा बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं, ये वाला फैक्टर कर लिया, इसके आगे हाथ खड़े हो जाते हैं बड़ी जल्दी, बड़ी स्पीड में, कि अब क्या करें, छोड़ो हटाओ। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा और एफर्ट मारा करो इन चीजों में। अब क्या है ना कि बच्चा क्या है, आप खुद देखो ना, सिर्फ लिखा हुआ है कि di2/dt di2 डिवाइड बाय IG माइनस I2 इज इक्वल्स टू R बाय L टाइम्स dt। इंटीग्रेट कर दो, t0 पर करंट 0 था, किसी भी टाइम t पर करंट हमारे पास I2 के बराबर है, तो आ जाएगा ln ऑफ IG माइनस I2 डिवाइड बाय IG विद ए नेगेटिव साइन, क्योंकि I2 का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, -1 है, तो माइनस इज इक्वल्स टू RT बाय L। तो यहाँ से आपको I2 चाहिए, तो ऐसे कर लेते हैं, IG माइनस I2 इज इक्वल्स टू IG e टू द पावर माइनस का RT बाय L। तो यहां से हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी IG इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT बाय L। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजियर साइड का क्वेश्चन है, बट स्टिल आपको ध्यान रखना है, इस टाइप की इक्वेशंस भी बनती है। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। नाउ क्वेश्चन क्या है, अगेन खुद से ट्राई करोगे तो बेस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, फिगर शोज ए यू शेप्ड वायर mn वो जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल वायर है वो है, ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ l, ऑफ विच 2 rods आर डिप्ड इनटू मर्करी टैंक C एंड D। तो C एक मर्करी टैंक है, D एक मर्करी टैंक है, उसमें यू शेप्ड वायर को डिप किया हुआ है, mn का मास m है। अब इसने कहा है कि विच आर कनेक्टेड बाय बैटरी एंड ए पुश की, बैटरी से कनेक्टेड है, पुश की है, यहाँ पे ये पुश की मान लो, इस तरीके से इसको प्रेस करोगे कनेक्ट हो जाएगा। इफ की इज पुश फॉर ए शॉर्ट टाइम सो दैट चार्ज डेल्टा क्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट,
फाइंड द हाइट टू विच द वायर विल जंप आफ्टर क्लोजिंग द की। कितने मतलब डेल्टा क्यू चार्ज अगर फ्लो हुआ है तो कितना हाइट वायर ऊपर जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाली चीज है। अगेन इफ यू विल ट्राई बेटर है। क्या हो रहा है इसमें कि पहले तो आप ऐसे देखो, इस पे फोर्स लगेगी ILB। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू ILB के बराबर फोर्स लगी इस पे। और क्या हुआ कि फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन। ना ये सारा काम बहुत छोटे समय के लिए हो रहा है, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं dv बाई dt इज इक्वल्स टू I इज dq बाई dt इंटू लेंथ L है B है, dt से dt कट जाएगा, यह आ जाएगा mdv इज इक्वल्स टू LB dq। इंटीग्रेट करते हैं। mdv, dv का इंटीग्रेशन आपको वेलोसिटी नहीं देता, वो चेंज इन वेलोसिटी देता है ना। ऐसे तो होता है ना कि इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v माइनस u, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन आपको dv का इंटीग्रेशन v नहीं देता है, वो चेंज इन v देता है। तो आप इसको बिना लिमिट पुट किए लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एल बी इंटू जो चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा क्यू। व्हाट इज डेल्टा वी? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है, जो कि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे था, फाइनल वेलोसिटी v है, तो मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इंटू एल इंटू बी के बराबर। तो ऐसे हमारे पास स्पीड आ जाएगी, यह आ जाएगा डेल्टा क्यू एल बी डिवाइड बाय मास। तो ये सारा का सारा खेल आपको बस करना था कि भैया जो वायर है उसको एक स्पीड मिल गई और वो इसके बराबर है। निकाली कहां से? फोर्स से। और थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये वाला जो यूज होता है ना, कि जैसे डेल्टा क्यू दिया तो आई को मैं डी क्यू बाई डी टी रख सकता हूं, इंटीग्रेट करूंगा डी क्यू को तो डेल्टा क्यू बन जाएगा, वहां से आपके पास वी आ गया। नाउ टेल मी, अगर मैं किसी वायर को v स्पीड से ऊपर फेंकता हूं वो कितनी हाइट तक जाती है? हाइट तो सिंपल होता है ना, u स्क्वायर बाय 2g 1d। तो बस जो उसकी हाइट होगी h वो हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2g, और v की वैल्यू जब आप डालोगे डेल्टा क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2gm स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट जहां तक हमारे पास वो वायर जाएगी, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगेन नया कुछ कंसेप्ट जो कि जनरली हम लोग नहीं देखते हैं, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसमें भी ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। फिर इंपल्स वाले क्वेश्चन होता है, एक इंपल्स वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, उसमें भी इस टाइप की चीजें देखने को मिलती है जिसमें हम लोग इन चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप, एग्जैक्टली नहीं, सिमिलर टाइप की चीजों की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। आई गेस आपको काफी वैरायटी मैंने दिखा दी है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप लोगों को नहीं, देखो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी तो समय है अपने पास, मुझे लगा समय खत्म हो गया। क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन अगेन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि जनरली ये वाले टाइप के क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलते हैं ना। अभी टाइम है अपने पास, तो क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं और हम लोग। क्वेश्चन देखो क्या किस टाइप के हैं, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a beam of positively charged ions with charge q and mass small m accelerated through a potential difference v enters a region at origin along positive x-axis where there exists a uniform magnetic induction b in negative z direction. Show that for small x equation of trajectory is given by y is equals to bx square root of q by 8 mv। तो देखो डुएबल क्वेश्चन, आप लोगों के लिए भी डुएबल क्वेश्चन है। थोड़ा सा रफ नोटबुक पे इक्वेशंस लिख के देखो क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आपको बस एक चीज जो ध्यान रखनी है ना, क्वेश्चन में जो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, वो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि क्या बोला है। इन्होंने बोला है फॉर स्मॉल एक्स, एक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा वो नहीं बात करा। छोटे एक्स के लिए हमारे पास जो इक्वेशन रहती है वो लगभग ऐसी रहती है, ये आपको मतलब प्रूफ करना है। ठीक है, उसके लिए आप थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशंस लेनी पड़ेंगी। स्मॉल एक्स के केस में अप्रोक्सीमेशंस आपको हल्की फुल्की लेनी पड़ेंगी। उन अप्रोक्सीमेशंस के चलते आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है,
हमारे पास पहले तो इसको डायग्राम बना ले। अब मैं तो ये कहूँगा एक बार पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। बाकी जो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसने कहा है, अब जैसे चार्ज Q है, V वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो दिस इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट विल हैव। तो जो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2qv/m का रूट। तो आपको दिख रहा है ये mv/q लिखा होगा, तो समथिंग लाइक मतलब यहां से हमारे पास आएगा। स्पीड ही आ गई। अब उसने कहा पॉजिटिव एक्स के अलोंग आ रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड में है। अब भैया एक बार डायग्राम बना लो। ये x है, ये y है, तो बाहर z होगा तो अंदर की ओर -z होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, लाइक दिस। अब अगर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो आप लोग चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हो विद स्पीड v, जिसकी वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली है। अब छोटे से x के लिए क्या होगा, v क्रॉस b करोगे, फोर्स ऊपर की ओर लगेगी और ये कुछ इस प्रकार जा रहा होगा। छोटा सा x कहने का रीजन क्या है वो भी समझ लो। ये x है अपने पास, ये अपने पास y है। x की वैल्यू छोटे से बोलने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि भैया उतने से छोटे से x, मतलब ये बहुत ना x बहुत ही छोटा है, dx जैसी वैल्यू होती है ना छोटी सी, ये वैसी वैल्यू है। दिस x इज लाइक 0.000000000000001 मिलीमीटर, इतना छोटा x है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू निकालोगे तो देखो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, QVB। अभी तक चार्ज पार्टिकल इतने जो पोर्शन गया ना लगभग सीधा ही गया है। तो हमें बस इतना देखना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसमें x कितना होगा। ये उस छोटे से बिल्कुल x की बात करना चाह रहा है जो कि जस्ट मूव करना स्टार्ट ही किया है। तो उसमें हम लोग फोर्स को लगभग वर्टिकल ऊपर मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स को लगभग 0 मान लेते हैं। तो जो अप्रोक्सीमेशंस की बात मैंने की थी वो कुछ ऐसी है कि इफ x इज वेरी स्मॉल तो हमारे पास जो x डायरेक्शन की फोर्स है वो लगभग 0 है, y डायरेक्शन की फोर्स हमारे पास QVB हो जाएगी, जिसका मतलब है x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो अपनी QVB डिवाइड बाय m के बराबर हो जाएगी। v कांस्टेंट है, q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो इसको हम लोग फॉर द टाइम बीइंग कांस्टेंट मान सकते हैं जब तक x हम जो छोटा ले रहे हैं। ऑब्वियसली बाद में डायरेक्शन चेंज होगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, x डायरेक्शन में फोर्स होगी, y डायरेक्शन में फोर्स होगी, सब होगा, लेकिन शुरुआत में नहीं होगा। ये सारा खेल शुरुआत का चल रहा है। अब अगर आप x डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है तो आप x की बात करो, x जो कि मैं मतलब x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो x डायरेक्शन में वो चला होगा vt के बराबर। x डायरेक्शन में कितना चला होगा, vt, क्योंकि राइट डायरेक्शन में v है और t टाइम में वो, मतलब यहां पर अगर t इज इक्वल टू t पर है तो x डायरेक्शन में vt चलेगा। y डायरेक्शन में कितना चलेगा, y इज इक्वल्स टू uy प्लस हाफ ay स्क्वायर होगा। अब क्योंकि uy 0 है, शुरुआत में सिर्फ x के अलोंग था, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी हाफ ay हमारे पास एज इट इज लिख लेता हूं t स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि मुझे एक इक्वेशन निकालनी है, x और y में रिलेशन निकालना है, यहां से t की वैल्यू उठाओ x बाई वी और ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी हाफ ए वाई एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। y की वैल्यू आ जाएगी हाफ ए वाई एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो हाफ ए वाई कितना है, ए वाई अपने पास है क्यू वी बी बाई एम, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर नहीं क्यू वी बी बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो एक v से एक v कट जाएगा, ये आ जाएगा हाफ क्यू बी बाई एम, v की वैल्यू हमने निकाली थी 2qv बाई एम, 2qv बाई एम का रूट इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, b बाहर रहेगा, q अंदर लेके जाओगे, m अंदर लेके जाओगे तो आ जाएगा q बाय 2 भी अंदर ले जाओ, 2 टू द 4 8 mv का रूट इंटू एक्स स्क्वायर, जैसा कि उसने कहा था। b एक्स स्क्वायर q बाई 8 mv,
bx² q by 8mv, ठीक है। तो अब वो अप्रोक्सीमेशंस कैसे लेनी है, क्या करना है, जब तक आपके सामने क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि इस तरीके से भी मतलब ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस करने को, तब तक आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा था कि कैसे कैसे और आप कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ का क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा भी जाता है, ठीक है। डायरेक्ट एज इट इज तो नहीं आता है, एडवांस में तो नहीं आता है, लेकिन एक बार तो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं इस टाइप की चीजों में आपको सोचना कैसे होता है, क्योंकि अगेन थिंकिंग इज व्हाट एडवांस वांट्स। क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट करंट आई फ्लोज अलोंग अ लेंथी स्ट्रेट वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ फिगर द करंट स्प्रेड्स रेडियली ऑल ओवर एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ स्पेस। तो हर जगह कितना कितना फील्ड होगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब इसकी बात ऐसी है कि हमारे पास मान लो एक स्पेस है इस तरीके से, ठीक है। क्या होता है कि एक वायर है, आती है यहाँ पे, उसमें करंट आई है, इसमें जाने के बाद वो करंट रेडियली हमारे पास पूरा का पूरा फैल जाता है, हर डायरेक्शन में करंट इस तरीके से बाहर की ओर जा रहा है। अब इसने कहा है कि ऊपर कितनी फील्ड होगी, नीचे कितनी फील्ड होगी, ये सब चीजें वो पूछना चाह रहा है। तो पहली चीज तो आप ये समझो कि अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, ये जो पॉइंट है या कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हो, जैसे आपको समझ तो आएगा डायग्राम, ये अपने पास पॉइंट है, यहाँ अपने पास पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, अलग अलग जगह पॉइंट है। आपको जो एक चीज समझनी है वो ये है कि ये जो सर्किट सिस्टम है ना, ये काफी सिमेट्रिक सिस्टम है। सिमेट्रिक सिस्टम होने से आप बस एक चीज जो समझ सकते हो वो ये समझ सकते हो कि जो फील्ड होगी वो हमारे पास सिमेट्रिक रहेगी। इट्स लाइक कि यहां पर फील्ड अगर इस तरफ होगी, एक आइडिया दे रहा हूं आपको, यहां पर फील्ड अगेन इस तरफ होगी, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने लगोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे होगी, कुछ इस तरीके से जाके उसे नीचे जाना पड़ेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। अब अगर आप इस टाइप से फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करो कि यहां पर फील्ड ऐसे है तो हम लोग इस तरीके से कर्व आएगा और इस तरीके से बन जाएगा, तो कहीं से कहीं तक सिमेट्री बचेगी नहीं बचेगी। तो एक इकलौता ऑप्शन जो हमारे पास होता है यहां पर कि फील्ड हमारे पास किस प्रकार हो, मतलब रेडियली आउट, मतलब अलग जाने का, तो हमारे पास ना टेंजेंट के अलॉन्ग जानी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो वायर है, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट पे फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कीपिंग सिमेट्री, सिमेट्री रखनी पड़ेगी क्योंकि सिस्टम सिमेट्रिकली है। अगर हम जैसे जनरल वायर के केस में कहते हैं इस तरीके से, आप कहोगे नहीं सर ये ना थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो, कुछ और डायरेक्शन में सोचते हैं, तो आप क्या कहोगे कि चलो मान लेते हैं इस तरीके से नहीं है, ऊपर की ओर कहीं है, ऊपर की ओर कहीं है। तो अगर ऊपर की ओर कहीं है तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, और बीइंग हमेशा सर्कुलर बनाती है तो वो इस तरीके सर्कल बनाएगी, ठीक है। अगर वो इस तरीके से सर्कल बनाएगी तो यहां पर जो फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी, उसे इस तरीके सर्कल बनाना पड़ेगा, मतलब हर पॉइंट पे एक ऐसा टेढ़ा सा सर्कल बन रहा होगा। क्या वो कहीं से कहीं तक सिस्टम को सिमेट्रिक छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो आप लोगों को सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि यार स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, फील्ड शुड बी सिमेट्रिक, लेकिन ऐसी फील्ड तो पॉसिबल ही नहीं है ना इस केस में। तो अगर ऐसी टाइप की फील्ड पॉसिबल नहीं है, व्हाट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव? द ओनली ऑप्शन वी हैव इज फॉर्मिंग ए सर्कल, जो कि हमारे पास मतलब जिसका एक्सेस हमारे पास वायर के एक्सेस के साथ पैरेलल हो। अब अगर आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ओनली ऑप्शन, सेम थिंग नीचे है कि हमारे पास अगर फील्ड होगी तो इस तरीके से होगी, अदरवाइज वही टेढ़े मेढ़े सर्कल बनेंगे जो कि सिमेट्रिक नहीं रहेंगे। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि पॉसिबल है लुकिंग एट द सिमेट्री। ये सिमेट्री देखने के बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये सिमेट्री ही देखनी थी अपने को। उसके बाद आपको करना ही क्या है, आपको इतना समझ में आ गया कि अगर मैं यहां से r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट पकड़ूं, फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, तो इसके लिए जब मैं b डॉट dl का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज लिखूंगा, तो यह आ जाएगा b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू जो करंट जा रहा है i,
और यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी न्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई स्मॉल आर के बराबर। सिंपल। वहीं अगर मैं इसके लिए बी डॉट डीएल को न्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज लिखूं तो बी डॉट डीएल का क्लोज लूप इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, करंट ही नहीं जा रहा, क्योंकि करंट तो सारा का सारा यहां पे फैल गया। तो अगर ऐसा है तो करंट उस प्लेन के नीचे गया ही नहीं, तो इस वायर से कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा, मतलब इस लूप से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो न्यू नॉट आई एनक्लोज 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो इट्स जस्ट लाइक कि नीचे वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी, ऊपर वैसी ही रहेगी जैसे एक स्ट्रेट वायर की तरह होती है, न्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर के बराबर। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक केस कभी आए, जो मैंने अभी बोला उसका ध्यान रखना। हो सकता है कोई आपको सिमेट्री दिख जाए और क्वेश्चन इजी हो जाए। कैलकुलेट करने का इसमें कोई फायदा है नहीं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप इसमें वैसे भी करोगे तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं। नाउ एक क्वेश्चन है जो कि आई वांट कि आप एज अ होमवर्क लो, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने अभी तक किए हैं। आप अगर क्वेश्चन को एक बार देखोगे, मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। A particle of mass m charge q starts from origin at v vector is equals to v naught I cap. In a magnetic field b vector is b naught x k cap. K cap में डायरेक्शन में है. Find the maximum x coordinate of the particle in the subsequent motion of the particle. Now ऐसे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वायर या फिर मैक्सिमम एक्स डिस्टेंस, मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन हम तीन कर चुके हैं आई गेस, दो तो किए हैं मिनिमम। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर रहोगे, मतलब ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वही सेम चीजें आपको फोर्स देखनी है उस जगह पे, आपको एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखनी है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखनी है, और कुछ रिलेशन निकाल के सॉल्व करना है। फर्क इकलौता ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, बी नॉट एक्स के कैप। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है, बता रहा हूँ, ढंग से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना, एंड ताकि कोई चीज रह ना जाए, है ना। जो मैं काम के लिए आया हूँ एटलीस्ट वो तो पूरा करेंगे ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम इतना ही करेंगे, समय भी हो चला लगभग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग और आगे का देखेंगे। आपसे बस यही है कि जब भी पढ़ाई कर रहे हो इस बैच में, समय कम होने के कारण हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आपको जो चीजें हैं वो हम सिखा सकें कि वहां जाके कैसे सोचना है। उसके लिए जब तक आप बैठ के सोचोगे नहीं और इसको जस्ट मूवी की तरह देखोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो आप लोगों को इसको समझना भी है, सीखना भी है, सोचना भी है और खुद से करना भी है। ठीक है, तभी आपको एफर्ट मतलब फायदा मिलेगा इस बैच का। ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, एडवांस फोड़ करेंगे।